कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। इकोनॉमिक्स के जो मैं कुछ नोट्स दे रहा था सीजीएल और प्रारंभिक परीक्षा के लिए, लेकिन समय की कमी के कारण कंटिन्यू नहीं रह पाया। आज से फिर समय मिला है, इसलिए मैं आज दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को मिले, कुछ दिनों में मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का जो प्यार और विश्वास है इस चैनल के प्रति, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। इसी तरीके से सहयोग करते रहें और दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। हमारा भी प्रयास रहेगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को बहुत सारी मटेरियल मिल सके जो आपकी तैयारी में सहायक हो सके। और जो भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना चाहते हैं पेड ग्रुप से, 11th जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की टारगेटेड क्लास वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर काफ़ी फास्ट क्लासेस चलते हैं और थोड़े अलग तरीके से चलते हैं ताकि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें और तैयारी के लिए ही स्टडी करें। बुक के जंजाल में नहीं उलझें, इसका मेरा विशेष रूप से ध्यान रहता है। नौकरी सर्विस में जो आप में से हैं उनको भी समय की समस्या होती है, हाउस वाइफ्स हैं उनको समस्या होती है, उनके लिए भी हमारा विशेष प्लान रहता है ताकि उनके भी सपने अधूरे नहीं रहें भविष्य में कुछ करने के। जिनको भी जुड़ना होगा मुझे 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं, मैं डिटेल दे दूंगा। चलिए, आज जो मैंने कहा था शेयर बाज़ार पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है शेयर बाज़ार, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर जो आता है एग्ज़ाम में प्रीलिम्स लेवल पर उतना ही मैंने दिया है, बाकी डिटेल तो मुख्य परीक्षा के लेवल पर पढ़ाया जाता है शेयर बाज़ार। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा सबसे प्रमुख शेयर बाज़ार है इंडिया का वो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना। 1992 में फेरवानी समिति के सिफारिश के आधार पर आपका एनएससी का गठन किया गया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, यह एशिया का जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर कुछ फॉल्ट हुआ है, ये 1975 नहीं होगा, या 1875 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस शेयर बाजार को आपका 1957 में सरकारी मान्यता मिला, अनौपचारिक रूप से वर्क कर रहा था। अगर विश्व का पहला शेयर बाजार का बात किया जाए तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज का गठन 1997 में किया गया था, जो सबसे अंतिम आपका शेयर बाजार है भारत का। टोटल शेयर बाजार तो जो आपका है इंडिया में वो 23 है। OTCI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 2002 में इस संस्था का ने वर्क करना शुरू कर दिया था। शेयर बाजार जो आपका राष्ट्रीय सूचकांक वाला शेयर बाजार था, राष्ट्रीय शेयर बाजार और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर समस्या थी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही निवेश कर सकती थी, इसलिए छोटी छोटी कंपनियों और मध्यम आकार की कंपनियों को भी निवेश की इच्छा होती है कि हम भी मार्केट से कुछ मनी कलेक्शन कर सकें। तो ऐसी कंपनियां जिसकी पूंजी जो है 30 लाख से 20 करोड़ तक की हैं, उन्हें सुविधा दिया कि आप भी अपना शेयर क्या होता है, जैसे आपका कोई कंपनी है और आपका 30 लाख से 20 करोड़ के रेंज में है, 20 करोड़ से ऊपर के रेंज में है, तो सेम केस जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए लागू होगा, BSE एंड NSE, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपको भी इच्छा है कि हमको भी मार्केट से मनी चाहिए, तो आपका सिंपल है, अगर आम आदमी आप इंडिविजुअल हैं तो कहाँ चले जाएंगे, बैंक को चले जाएंगे, वहाँ से आप ऋण प्राप्त कर लेंगे, है ना। किसी दोस्त से ले सकते हैं, परिवार से ले सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है ना, करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में घर परिवार तो नहीं देंगे, बैंक का जहाँ तक बात है उनका भी एक लिमिटेशन होता है, तब उनको ज़रूरत पड़ता है। इस सारा चीज़ हुआ मुद्रा बाजार, जहाँ छोटे छोटे अमाउंट्स पर डीलिंग होता है, लेकिन जब बड़े अमाउंट पर डीलिंग होता है, लेन देन होता है,
उस लेन देन से संबंधित सभी प्रोसेस को पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट कहा जाता है। तो आपको भी शेयर जारी करवाना है, अपना कंपनी का शेयर जारी करना है, शेयर खरीदेंगे पब्लिक, आपके पास मनी आ जाएगा, आपका जो लाभ होगा, जिनका जितना शेयर है सारा खर्च निकालने के बाद उनको उतना परसेंटेज दे दीजिए। इसी तरीके से जो है आपका शेयर बाजार चलता है। तो 30 लाख से 20 करोड़ की अगर आपकी कंपनी है तो आप क्या करेंगे, OTCI में अपनी कंपनी को सूचीबद्ध करेंगे सेबी के माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, वहाँ पर आप रजिस्टर्ड करेंगे। उसकी फिर उसके एक तरह से उसके अथॉरिटी में, उसके निगरानी में ही सारे खरीद बिक्री होते हैं शेयर के। शेयर आप जारी करेंगे, पब्लिक आपके शेयर लेंगे, मनी आपके पास आएगा, लाभ का जो हिस्सा लाभांश कहलाता है वो उनको मिलेगा, है ना। तो छोटी और मध्यम के लिए कौन सा हो गया, OTCI। भारत के प्रमुख शेयर सूचकांक का अगर बात किया जाए तो सेंसेक्स है, सेंसिटिव शेयर इंडेक्स। शेयर सूचकांक का अर्थ होता है यह कंबाइंड बहुत सारी कंपनियों का शेयर का क्या स्थिति है वो बताया जाता है, किसी एक कंपनी का नहीं, है ना, बहुत सारी कंपनियों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जो सेंसेक्स होता है उसमें कितनी कंपनियों के शेयर्स सूचीबद्ध होते हैं, तो ओनली 30, जिसे ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है ना। ब्लू चिप कंपनी इसलिए कहा जाता है कि इनके शेयर जो होते हैं अत्यंत विश्वसनीय होते हैं और अचानक उतार और चढ़ाव नहीं होता है। इसका आधार वर्ष जो है 1978-79 है। उसी आधार वर्ष के आधार पर आज तक चल रहा है। बेस ईयर समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स के क्लासेस को हमारा देखना होगा, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। तो इसमें कितने ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, 30। ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं, जिनके शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव न हो। नेशनल इंडेक्स, जो आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखा, वहाँ का इंडेक्स जो है वो नेशनल इंडेक्स कहा जाता है। यह भी BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसमें भी उच्च श्रेणी की कंपनियां शामिल होती हैं। इसका आधार वर्ष 83-84 है। नेक्स्ट एक सूचकांक आपका है BSE 200। ओके, यह 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें टोटल कितने शेयर हैं, 200। इसमें लाभ में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ होता है जो सरकारी इंडस्ट्रीज वगैरह देखते हैं ना, जैसे बोकारो का सेल है, ये सब सार्वजनिक उपक्रम में आता है। तो केवल सार्वजनिक उपक्रम वाले शेयर इसमें शामिल होते हैं। और कितने शामिल होते हैं, 200, जो BSE 200 नाम से भी स्पष्ट है। डोलेक्स, BSE 200 के मूल्य को डॉलर के रूप में, अगर आप, यही वाला सेम है, बस डॉलर के रूप में अगर मूल्य को आप चेंज करते हैं तो उसे डॉलेक्स सेंसेक्स को कहा जाता है। तो यहाँ पर सिंपल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों का आधार वर्ष जो है 1989 से 90 है ना। NSE 50, इसमें 50 कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। 50 के नाम से ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE फॉर क्राइसिल 500, क्राइसिल का फुल फॉर्म आगे आ जाएगा। इसमें 500 शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है और इनके कंबाइंड मूल्य के उतार चढ़ाव के अनुसार वहाँ का इंडेक्स आपको दिखेगा कि अप हो रहा है या डाउन हो रहा। बाकी इस पर हल्की सी चर्चा थोड़ी देर में मैं कर दूंगा। BSE मिड कैप है ना, और NSE मिड कैप, मिस कैप इत्यादि प्रमुख सूचकांक हैं। विश्व का अगर सूचकांकों की बात की जाए, विश्व के प्रमुख शेयर बाजारों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला जो आपका है डो जोन्स, USA के न्यूयॉर्क में है। नस्डैक भी न्यूयॉर्क में ही है। स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P USA में ही है। TX ऑस्ट्रेलिया में है। हैंगसेंग जो है हांगकांग के शेयर बाजार को कहा जाता है। निक्की जो है जापान के शेयर बाजार को कहा जाता है। मिडेक्स जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। कलसे कंपोजिट मलेशिया में है। सियोल कंपोजिट जो है आपका साउथ कोरिया में है। FTSE 100 UK में है। सिमेक्स एंड स्टेट्स टाइम्स सिंगापुर में है। कोस्पी जो है आपका साउथ कोरिया में है। नेक्स्ट जो आपका आता है शब्दावली, ब्रोकर। इसमें जो सबसे पहला है आपका ब्रोकर है। शेयर मार्केट में देखिए, जब भी आप कोई भी शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक मीडिएटर का ज़रूरत होता है जिसे ब्रोकर कहा जाता है।
ये रजिस्टर्ड होते हैं और इसलिए इसकी आवश्यकता है क्योंकि इसके माध्यम से एक अच्छा रिकॉर्ड रहता है गवर्नमेंट के पास कि कौन सा शेयर किसने खरीदा, कब खरीदा। तो कभी भी कुछ गलत सही होता है या कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाना होता है तो ये मदद करता है, इस सारे डाटा। किसी भी जानते हैं, ब्रोकर के बाद हम लोग बुल या तजड़िया में आते हैं। आप जानते हैं कि मार्केट में अगर किसी भी वस्तु की कमी हो जाती है ना, कमी हो जाती है और उसका डिमांड बहुत हाई है तो उसका जनरली जो है दाम बढ़ जाता है। और अगर किसी वस्तु की अधिकता हो जाती है और उसका डिमांड घटता है तो उसका दाम भी जो है घट जाता है। शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे आप सामान्य मार्केट में देखते हैं, कोई भी ऐसा शेयर जिसका एक्सेस डिमांड है और उसकी कमी हो गई है तो उस शेयर का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कुछ कृत्रिम रूप से भी किया जाता है शेयर मार्केट में। इसमें जो आपका है तिजड़िया, है ना, तिजड़िया जो होते हैं शेयरों को खरीद कर शेयर की कीमत में वृद्धि करते हैं और इनकी गतिविधि को जो जो इन लोग बोलते हैं, इसको लिवाली कहा जाता है। इन लोग खरीद लेते हैं मार्केट्स। उससे क्या होता है, जिस शेयर को खरीदते हैं उसकी कमी हो जाती है, दाम बढ़ जाता है। मंदड़िया क्या करते हैं कि शेयर की कीमत में कमी करने का इन लोग प्रयास करते हैं। शेयर जिस शेयर की कीमत में कमी करना है उस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा बेच देते हैं। इनकी क्रिया को क्या कहा जाता है, बिकवाली कहा जाता है। समझे ना। रिंग, ऐसा स्थान जहाँ पर शेयर बाजार की बिक्री होती है उसे रिंग कहा जाता है। ऐसे आजकल ऑनलाइन शेयरों की खरीद बिक्री होती है। चलिए अब आते हैं बुलियन मार्केट, सराफा बाजार। सिंपल है, ये सोना चांदी जैसे महंगी धातुओं का खरीद बिक्री का एक केंद्र होता है सराफा बाजार। शेयरों की मांग अचानक से वृद्धि अगर हो जाता है, बूम हो जाता है। देखते हैं ना बीपीएससी जेपीएससी में कोई सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आया तो कहा जाता है इस ऑप्शनल जो है बूम हो गया है, पहले जो कहा जाता था। अब साहित्य के लिए कहा जाता है कि खोटा ने बूम कर दिया, है ना। एडीआर जीडीआर, एडीआर जीडीआर जो आपका होता है इसका फुल फॉर्म पहले समझ लिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, है ना। बहुत ही सिंपल चीज़ है। मान लीजिए किसी भी भारतीय कंपनी को अमेरिकन शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना है तो उसको जीडीआर एडीआर जारी करना होगा। और किसी भी भारतीय कंपनी को अगर अमेरिका को छोड़कर यूरोप या अन्य देशों के शेयर बाजार में, विश्व के किसी भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना है, रजिस्टर्ड होना है, तो उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी करना होगा। इसके अलावा एक पी नोट्स को भी आप लोग सीख लीजिए, इसमें मिसिंग है पी नोट्स, है ना। पी नोट्स इसमें मिसिंग है। इसका क्या अर्थ होता है, आपको पता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, जिसे वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। इसके द्वारा ही शेयर बाजार को रेगुलेट किया जाता है। तो सेबी के अनुमति के बिना, उसको जानकारी के बिना कोई भी भारतीय शेयर बाजार में कंपनी, विदेशी कंपनियां सूचीबद्ध नहीं हो सकती, पैसे नहीं लगा सकती, है ना। लेकिन पी नोट्स एक ऐसा नोट है जिसमें कोई भी विदेशी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसे भारत सरकार ने मान्यता दे रखा है, अगर वो किसी कंपनी को, विदेशी कंपनी को ही पी नोट्स जारी करती है, पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करती है, तो सेबी की अनुमति के बिना भी वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकता है या फिर निवेश कर सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रूप में। भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, क्रेडिट रेटिंग का उद्देश्य होता है, जब भी आप शेयर बाजार में एक्टिव होते हैं, सीखेंगे, तो वहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है कि किस कंपनी का कैसा क्रेडिट है। यानी कि एक तरह से सलाहकारी होता है कि कौन सा आपको खरीदना उचित होगा, कौन सा शेयर खरीदना उचित नहीं होगा। तो इसमें क्राइसिल जो है आपका पहला है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म पूछा जाता है, कर लीजिएगा। इकरा, इकरा का फुल फॉर्म जो है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसी तरीके से केयर जो आपका है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। डफ फेल्प्स, ये जो आपका है क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर देखा जाए तो यह क्राइसिल है। ओके, 1992 से सभी ऋणदाता कंपनियों के लिए क्रेडिट रेटिंग आवश्यक है ना। जो भी ऋण देने वाले हैं उनको भी क्रेडिट रेटिंग करना
अब ज़रूरी कर दिया गया है। अगर इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज की बात की जाए तो इसमें मूडी है, यूएसए का विश्व का सबसे पुराना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ये जो है यूएसए का ही है। डफ एंड फिलिप्स यूएसए का है। फिच इन्वेस्टर सर्विसेज यूएसए का है। इससे आप पता कर सकते हैं कि हर जगह यूएसए का विश्व आर्थिक व्यवस्था पर किस तरीके से कब्जा है। जापान वर्ल्ड रेटिंग इंस्टीट्यूट जो है जापान का है। क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स जो होते हैं, ट्रिपल ए अगर दिया गया किसी को तो हाईएस्ट सेफ्टी है, जबकि डबल ए में हाई सेफ्टी है, ए में एडिक्वेट सेफ्टी है, ट्रिपल बी में मॉडरेट सेफ्टी है, डबल बी में इन एडिक्वेट सेफ्टी है, जबकि बी जो है आपका हाई रिस्क में है, सी जो है सब्सटेंशियल रिस्क में है, डी जो है डिफ़ॉल्ट में है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर करेंगे। आज शेयर बाजार समाप्त होता है। पिन नोट्स को स्पेशली आप लोग केयर करेंगे, है ना। जिसमें मैं शामिल नहीं कर पाया मैं समझा चुका हूँ, है ना। सभी को पास आउट करके इन्वेस्ट करना, बस यही इसका अर्थ है। जो भी जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स में 966116 पर मुझे मैसेज करें, 1163344 पर। कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ये सारे नोट्स वहाँ पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं पेड मेंबर्स के लिए। और 11th जेपीएससी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी शुरू हो गई है, प्रारंभिक परीक्षा के भी। किसी में भी, दोनों में भी जुड़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक में। और सीजीएल का जो है केवल पेपर 3 उपलब्ध है। मैं यथाशीघ्र कोशिश कर रहा हूं कि आईएएस प्रीलिम्स की भी तैयारी आप लोगों को शुरू करवा सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो, और दोस्तों को ज़रूर जानकारी दें इस चैनल के बारे में।